Good morning, all of you. My name is Manish Kumar, and today is my second lecture. And in this lecture, I will explain about charge, what is the charge, and what is the different properties of the charge. In my first lecture, I have already explained about the basic introduction of the class 12 syllabus, and in that lecture, I have also classified the class 12 syllabus into the two parts and already draw a table to show the class 12 syllabus. Before starting the lecture, I tried to explain some few points related to my previous lecture. तो मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लास 12 की पूरी सिलेबस को थोड़ा एक टेबल के थ्रू आपको मैंने समझाने की कोशिश करी थी। तो वो टेबल ये है, आप देख सकते हैं, ये टेबल है। अब इस टेबल में देखिए, मैंने क्लास 12 को दो टाइप से सिलेबस को दो टाइप से क्लासिफाई करा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इसके बारे में आप पूरी जानकारी आप मेरे फर्स्ट लेक्चर से ले सकते हैं। इसके बारे में क्या मैंने इसमें एक्सप्लेन करा है आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर से मिल जाएगा। अब मैं आपको जो मेरा अब इसमें मैं इस लेक्चर में पढ़ाना चाहता हूं वो है मैं चार्ज के बारे में आपको। तो चार्ज के हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने उस टॉपिक पर आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हमारे पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब चार्ज एट रेस्ट। इसको हमने एक्सप्लेन करा था और क्लासिफाई करा था इस टाइप में, इन टॉपिक्स में क्लासिफाई करा था। उसका फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए हमारी डेली लाइफ में पहले हम कोशिश करते हैं अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेकर इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने की कि हमारी लाइफ में हमने कहां मतलब अभी तक हमने फील तो करा है, वो चीज हमने देखी तो है, पर हमें नाम नहीं पता था कि ऐसा है, होता है, ये चार्ज के बारे में पता नहीं था। तो देखिए बेटा, पहला हम टॉपिक लिखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल अपने डेली लाइफ से। तो आप अपने घर में कॉम का यूज करते हैं बेटा, कंघा सब अपने बालों में यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा जब कंघे को आप बालों में फहराते हैं तो क्या कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जब आप कागज के पार्टिकल्स को उसके पास लेकर आएंगे कंघे के, तो क्या होगा, वो उसके ऊपर चिपक जाएगा। कागज के पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़े उसके ऊपर चिपक जाएंगे। ये किस वजह से हुआ? ये हुआ मेरा अट्रैक्शन की वजह से। मतलब क्या हुआ, उसके बीच में कोई अट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से वो उसके ऊपर चिपक गए। ये एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप। आपने बचपन में सबने स्केल, प्लास्टिक का स्केल यूज किया है, तो जब आप उसको बालों में रगड़ते हैं प्लास्टिक के स्केल को, तो आपने देखा होगा, और उसको भी कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो भी उसके ऊपर चिपक जाते हैं। अब उसके ऊपर चिपक जाते हैं, उसका रीजन भी यही है, उसमें भी क्या होता है, चार्ज आ जाता है स्केल के ऊपर, जिसकी वजह से वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इन दोनों प्रोसेस में एक चीज कॉमन है। कॉमन चीज क्या थी बेटा, कि यहाँ पर रबिंग एक्शन करा था हमने। क्या करा था, उसको प्लास्टिक, जो हमारा कंघा भी प्लास्टिक का था, हमारा स्केल भी प्लास्टिक की थी, उसको हमने अपने बालों में रगड़ा तो रबिंग एक्शन हुआ। रबिंग एक्शन की वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हो गए। अब ट्रांसफर क्यों, पहले जो कागज, चाहे कंघा था चाहे हमारा क्या था स्केल था, वो न्यूट्रल कंडीशन में था, न्यूट्रल पोजीशन में था। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। दोनों बराबर मात्रा में थे, दोनों एक्सिस, कोई भी चीज की एक्सिस नहीं थी। जब हमने उसको बालों में फहराया, अपने रबिंग एक्शन की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर क्या हुआ, हमारे बालों से जो हमारे रफ है, या वो तेल होगा, उसमें ऑयली भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, किसके ऊपर, कंघे के ऊपर या फिर हमारा स्केल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स लगने लगा। यही हमें फील कराता है कि वहां पर एक चार्ज है, जिस चार्ज की वजह से उनके ऊपर एक फोर्स लगने लगा, जो अट्रैक्शन का हो सकता है या रिपल्जन का भी हो सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं कि मेरे पास क्या है बेटा, एक रॉड है। मेरे पास क्या है, ग्लास की रॉड है, ग्लास रॉड है मेरे पास। क्या है बच्चे, मेरे पास ग्लास रॉड है, और ग्लास रॉड है मेरे पास, और दूसरा क्या है, सिल्क का कपड़ा है मेरे पास। ग्लास रॉड और सिल्क का कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ। तो मैंने क्या करा बेटा, ग्लास के कपड़े में सिल्क के कपड़े, इसके ऊपर, इस सिल्क के कपड़े को ग्लास रॉड के ऊपर मैंने इसको रगड़ा। तो जब क्या होगा, रगड़ा, तो मैंने क्या देखा कि मेरी जो रॉड थी वो मेरी क्या, पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो गई। जो मेरी रॉड थी वो क्या हो गई, पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और सिल्क का कपड़ा मैंने देखा नेगेटिवली चार्ज हो गया। दूसरे एग्जांपल में मैंने और क्या रियलाइज करा, देखिए बेटा, आपके मैंने क्या ले ली, अब मैंने रबड़ रॉड ले ली। कागज रॉड की जगह मैंने कौन सी रॉड ली, रबड़ रॉड ली। अब मैंने रबड़ की रॉड ली, और दूसरा मैंने कौन सा कपड़ा लिया, अब मैंने फर लिया, फर क्लॉथ, इसको बोलते हैं फर। और अब मैंने इस फर को इसके ऊपर रगड़ा, रबड़ रॉड के ऊपर। तो अब मैंने क्या देखा, ये मेरी रॉड जो है निगेटिवली चार्ज हो गई। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, और अब इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है, हुआ क्या, पहली कंडीशन में इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन किस में चले गए बेटा, मेरे सिल्क क्लॉथ में चले गए।
किस में चले गए बेटा, मेरे सिल्क की क्लॉथ में चले गए। और सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, जो मेरे फर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके ऊपर आ गए बेटा, रबर रॉड के ऊपर आ गए। तो इन दोनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है कि क्या है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। आप देखिए बेटा इन दोनों कंडीशन में क्या हुआ है, मेरा चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। और वो चार्ज के ट्रांसफर को हम कैसे समझेंगे, अब देखिए ये याद रखिए, जब कोई भी बॉडी है, दो बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, हमने देखा कि चार्ज का इनमें ट्रांसफर हुआ। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है, जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करते हैं। आपने यहां देखा ये बॉडी से जहां इस सिल्क के कपड़े से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इसके सॉरी ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर गए, सिल्क के कपड़े के ऊपर गए। तो अब हमने देखा जो हमारा क्या था, ये ग्लास रॉड थी और सिल्क का कपड़ा, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो हमने इससे क्या फील कर सकते हैं कि जब इससे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गए, जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये कॉमन थिंग है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, उसके दो रीजन है बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना, पूछ लेता है ये बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होता है। देखो उसके दो रीजन है। एक रीजन क्या है बेटा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कितना होता है बताइए, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो दोनों में देखिए हमने देखा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब मेरे प्रोटॉन वाले पार्टिकल जो है थोड़ा हैवी है, हैवी पार्टिकल है, उसका वेट थोड़ा ज्यादा है किससे, मेरे इलेक्ट्रॉन वालों से। तो बताइए किसको रिप्लेस करना आसान होगा, भारी या हल्का, तो हल्का पार्टिकल्स को ज्यादा मूव करना आसान होगा। और एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में किस प्रोटॉन को ज्यादा होगा, फिर मतलब ज्यादा इजी होगा ये इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन भारी है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा हल्का है, तो उसको ट्रांसफर करना इजी होगा। एक रीजन तो यह है। दूसरा रीजन और समझिए, दूसरा रीजन क्या है बच्चे, देखिए दूसरा रीजन और क्या समझ सकते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या पढ़ा है हमने, प्रोटॉन बॉन्डेड होते हैं, प्रोटॉन बॉन्डेड होता है, मतलब प्रोटॉन न्यूक्लियस से जुड़े हुए रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके चारों ओर मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चारों ओर मूव करते रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज बॉन्डेड है उसको तो वैसे भी हटाना बड़ा मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसको ट्रांसफर करना आसान है। तो ये दो बेसिक रीजन है कि इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफर क्यों होता है, प्रोटॉनों का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है। इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, ये कई बार बोर्ड पॉइंट व्यू में और आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए इसको और एक और दो एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा इसको और अच्छे से देखिए, मैंने क्या करा, अभी मैंने देखा ग्लास की जो रॉड थी उसको जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा था तो ग्लास रॉड के ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया था और सिल्क रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो मैंने क्या करा, एक ग्लास की रॉड को बेटा लटका दिया। मैंने क्या है, एक ग्लास की रॉड को लिया और इसको हैंग करके ग्लास की रॉड को मैंने लटका दिया। ग्लास रॉड, अभी हमने देखा था ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था। ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा बेटा, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये पॉजिटिव चार्ज, अब मैं दूसरी ग्लास रॉड को इसके पास लेके आता हूं, दूसरी ग्लास रॉड को मैं इसके पास लेके आता हूं, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी है। तो मैंने क्या देखा, जब मैं, ये भी ग्लास रॉड है और ये भी ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड और ये भी ग्लास रॉड। तो जब मैं एक ग्लास रॉड को दूसरी, अभी मैंने देखा था कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जब इन दोनों को पास लेके आया तो बेटा एक दूसरे से दूर भागने लगी, एक दूसरे से दूर भागने लगी। इसका मतलब इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्जन लगने लगा। एक दूसरे से दूर भागने लगी, इनके बीच में कौन सा हो गया, रिपल्जन फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स लगने लगा बच्चा, रिपल्जन फोर्स। फिर मैंने एक चीज और देखी एक्सपेरिमेंट करके। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इस वाली रॉड को ग्लास रॉड की जगह अब मैंने कौन सी यूज करी बेटा, अभी जो मैंने पढ़ी थी रबर रॉड। रबर रॉड पे अभी मैंने देखा था कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जब फर के कपड़े से रखा था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। अभी बिल्कुल एक्सप्लेन करा है मैंने ये पॉइंट को। अब इसके ऊपर मैंने क्या करा बेटा, एक दूसरी रॉड लेके आया, मैं दूसरी रॉड लेके आया, वो भी कौन सी, ग्लास की रॉड है। वो भी कौन सी है, ये भी ग्लास रॉड है बेटा, सॉरी ये रबर रॉड है, रबर रॉड, और ये भी कौन सी है, रबर रॉड है। तो एक रबर रॉड के बाद दूसरी रबर रॉड को जब मैं लेके आया तो मैंने क्या देखा बेटा, इसने भी इसको क्या करा, रिपल करा, मतलब एक दूसरे से दूर भागने लगी, दूर भागने लगी। इसका मतलब इसके बीच में भी कौन सा फोर्स लगने लगा, रिपल्जन फोर्स लगने लगा, रिपल्जन। इसके ऊपर भी कौन सा फोर्स लगा, रिपल्जन फोर्स लगने लगा। अब मैंने क्या देखा, मैंने एक फिर से क्या करा, मैंने ग्लास रॉड को लटकाया, ग्लास रॉड को लिया, मैंने कौन सी रॉड ली बेटा, ग्लास रॉड ली, और इसके पास में कौन सी रॉड लेके आया बेटा, अब मैं इसके पास रबड़ रॉड लेके आया, रबड़ रॉड।
कौन सी रॉड लेके आया बेटा? रबड़ रॉड लेके आया। अब रबड़ रॉड जब मैं इसके पास लेके आया तो इसमें होने क्या लगा बेटा, मैंने यहां पर क्या फील करा, ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगे, मतलब किसी फोर्स से एक दूसरे के खींचने लगे, एक दूसरे के और पास जाने लगे। तो मैंने यहां पर महसूस करा, यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है यहां पर बच्चे? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चे? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब मुझे ये समझ में आ गया कि भाई चार्ज की वजह से फोर्स लगता है, और कौन कौन सा होता है? वो दो टाइप का होता है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्जन फोर्स होता है। इसी के बिहाफ पर मैंने क्या समझा, मैंने ये बताया, मैंने ये चीज क्या कंक्लूजन निकाला इसके हिसाब से कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास पास लेके आते हैं तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये मैंने कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव को जब पास लेके आते हैं तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। इस पर मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब नेगेटिव और नेगेटिव को पास लेके आते हैं तब भी वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, तो उस वाले में क्या कंक्लूजन निकाला कि जब एक पॉजिटिव बॉडी को एक नेगेटिव बॉडी को पास पास लेके आया जाता है तो एक दूसरे की ओर आते हैं, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो एक दूसरे ऐसा फोर्स लगता है जो एक दूसरे को खींचता है अपनी ओर। तो इसके बिहाफ पे हमने क्या बोला कि सेम वाले को बोल दिया भैया लाइक चार्ज है। ये कौन से चार्ज है भैया? ये लाइक चार्ज है। ये वाला पॉजिटिव सेम हो गए तो ये लाइक चार्ज हो गया, नेगेटिव सेम हो गए तो ये भी क्या हो गया बेटा? मेरा लाइक चार्ज हो गया। ये भी लाइक चार्ज हो गया। और इसको क्या नाम दिया मैंने कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको क्या मैंने नाम दे दिया? इसको बोल दिया मैंने अनलाइक चार्जेस। इसको मैंने बोल दिया अनलाइक चार्जेस। तो एक जो डेफिनेशन निकल के आई हमारे सामने वो ये आई कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ बताने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में चार्ज का क्या फंडा है, चार्ज कैसे हम उसको कैसे फील कर सकते हैं, और चार्ज की क्या डेफिनेशन है, क्या क्या चीजें है इसके बारे में। ये तो बेटा मेरा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब मैं इसको चार्ज को आपको मैथमेटिकल टर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब देखो एक मैथमेटिकल टर्म में चार्ज क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैं इसको बताता हूं आपको मैथमेटिकली, इलेक्ट्रिक चार्ज मैथमेटिकली। देखिए मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं बेटा, आप नोट डाउन कर लेना इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट्री पार्टिकल्स व्हिच गिव्स राइज टू फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। क्या करता है कि एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक का मतलब बिल्कुल शुरुआती, बिल्कुल इनिशियली, इंट्रिंसिक का मतलब शुरुआती इनिशियली है। ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, फोर्स क्रिएट करती है, फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। और ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये दोनों डेफिनेशन है, आप लिख लेना पॉज करके वीडियो को। अब इसको देखो सीधा इसके ऊपर आते हैं कि क्या होता है बेटा। देखिए मैंने बोला कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है मेरे बच्चा? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। हमने पढ़ा था कि दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, और स्केलर का मतलब जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज कर रहा हूं, अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज दे रहा हूं तो मैं किसी भी डायरेक्शन से देता हूं, उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉडी के ऊपर, मतलब क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। सीधा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है चार्ज की अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की कूलाम होती है। याद कर लो, एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की कूलाम होती है, कूलाम। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? चार्ज की कूलाम होती है। नोट डाउन करिए बेटा कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, आप सीजीएस यूनिट भी लिख लीजिए। इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है चार्ज की, वो क्या होती है बेटा? स्टेट कूलाम होती है। कौन क्या होती है बच्चा? स्टेट कूलाम होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चा? स्टेट कूलाम होती है। इन दोनों में एक रिलेशन हम लिख सकते हैं कि 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको। यह आपके बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू में कई बार पूछा गया है कि सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट कूलाम होती है। 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होती है। ठीक है बच्चा। अब इसको किससे डिनोट करते हैं हम चार्ज को? हमको डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं हम चार्ज को। ठीक है, और हमने बचपन से एक रिलेशन पढ़ा I बराबर क्यू अपॉन टी। बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं बेटा? I बराबर क्यू अपॉन टी। ये पढ़ा है ना, तो Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? IT। मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके हिसाब से निकाल सकता हूं। डायमेंशन फॉर्मूला 11th में निकालना सीखा है बेटा। डायमेंशन यूनिट एनालिसिस में हमने बहुत सबके सारी यूनिट्स निकालनी सीखी थी, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखा था। तो Q बराबर क्या होता है? I का करंट का क्या होता है? एम्पियर, और इसका T। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बच्चा? इसका AT। क्या है बच्चा? AT। तो ये थोड़ा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था किसका बेटा? चार्ज का। अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए
हुए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा ये इसका बेसिक। अब अगले टॉपिक पर जाते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन में बोर्ड में भी आता है आपके कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अगले टॉपिक पर आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं बेटा। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैंने आपको बताया ही था बच्चा कि पहले क्या है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब सेम वाले जो होते हैं बच्चा, सेम क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ये आपने पढ़ा है। एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने आपको बताया था कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को खींचते हैं अपनी ओर। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज ऑलवेज कम विद द मास। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा मेरी, चार्ज ऑलवेज कम विद मास। सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं चार्ज ऑलवेज कम विद मास। इसको कैसे समझेंगे बेटा, इसका कहने का मतलब यह है कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तो मास का ट्रांसफर होगा। अभी मैंने बताया था कि बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने क्या पढ़ा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और ये भी आपको बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है ज्यादातर, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसका मास है, इसका मतलब मास का ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज ऑलवेज कम विद मास, चार्ज जब भी आएगा तो मास के साथ आएगा। ठीक है बेटा। अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा हमारी, देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इन इनवेरियंस होता है। चार्ज क्या है, इनवेरियंस है। चार्ज इज इनवेरियंस, चार्ज इज इनवेरियंस। इसका मतलब समझिए चार्ज इन इनवेरियंस। इसका मतलब इनवेरियंस का मतलब क्या होता है बच्चे, इनवेरियंस का सीधा साधा मतलब यह है कि बेटा चार्ज कितनी भी स्पीड से मूव करे, किसी भी मोशन में हो तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। हम क्या कह सकते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। चार्ज जो रेस्ट में है, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड जो रेस्ट में है वही उसका क्या होगा बेटा, मोशन में होगा। ये बोलता है चार्ज इन इनवेरियंस। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आया होगा। चार्ज रेस्ट में जो है वही चार्ज का क्या होगा, वही मैग्नीट्यूड चार्ज का मोशन में होगा। बट ऐसा मास के साथ नहीं होता है बेटा, मास के साथ ऐसा नहीं होता। मास के साथ क्या होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताती है आइंस्टीन की, वो ये कहती है कि जब हमारा मास जो है, अगर मास है और वो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वेरी करेगा। और किस इक्वेशन से वेरी करेगा, उसके लिए आइंस्टीन ने बता रखा m बराबर m0 1 - b²/c²। ये है वो इक्वेशन जिसके हिसाब से मास वेरी करता है यदि वो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करना होता है। टाइम वैल्यू थ्योरी, ये हम इसको एल्बर्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वो हमारा थोड़ा सिलेबस से बियॉन्ड है तो हम इसको ज्यादा नहीं डीपली ले रहे, तो ये बता सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, v क्या है, v बराबर है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और c बराबर क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, और m0 क्या है, इनिशियल मास। नोट डाउन कर लेना, आपके बोर्ड में अगर आप पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस पॉइंट को बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब हमारा अगला प्रॉपर्टी, तो हमने देखा चार्ज इनवेरियंस का मतलब समझ गए ना, कि जब चार्ज मूव करेगा, मोशन में होगा, तो उसकी क्या होगा, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मैग्नीट्यूड उसका रेस्ट में है वही मैग्नीट्यूड उसका मोशन में होगा। ऐसा नहीं कि मास की तरह वेरी करेगा, ऐसा नहीं होता बेटा। अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा मेरी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या है बेटा हमारा, ट्रांसफरेबल है। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको कैसे समझेंगे, देखो बेटा बहुत अच्छे से इसको समझते हैं, दो बॉडी लेके समझते हैं इसको मैथमेटिकली। ये तो हमने क्या है, थ्योरेटिकली बोल दिया कि चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकली समझते हैं। कैसे समझते हैं, देखिए बेटा हमने क्या कर लिया, दो बॉडी ली बच्चे, हमने बात क्या ली, दो बॉडी ली। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी। ठीक है, मैंने मान लिया बेटा ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है। क्या है मेरे बच्चे, ये दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ये भी न्यूट्रल है और ये भी क्या है बेटा, न्यूट्रल है। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। तो अब क्या होगा बच्चा, देखिए न्यूट्रल का मतलब ही समझिए, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका भी क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रल बॉडी। जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर किसके हो जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाते हैं, उसको हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। तो माना इसका मास m1 है बच्चा और इसका मास m2 है।
ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो बच्चे क्या होगा, देखिए मैंने माना इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ संख्या में, कुछ नंबर में इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, इस बॉडी से उस बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो अब क्या होगा बेटा, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों होता है, उसके दो रीजन बता दिए थे कि एक तो क्या होता है, पार्टिकल जो प्रोटॉन होते हैं वो हैवी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लाइट वेट होते हैं, इसकी वजह से ट्रांसफर करते हैं। दूसरा क्या हुआ, न्यूक्लियस में बॉन्डेड होते हैं। दोनों रीजन में एक्सप्लेन कर दूंगा बढ़िया से, उसको दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर, देखिए तो होगा क्या, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो अब मैंने जब इसका माना अब कोई आपसे पूछ ले कि कितना भैया, कितना मास कम होगा, कितना ज्यादा हो, तो मान ले माना यहां से आप माना कि यहां से इसका जो मास m1 है, तो इसका माना डेल्टा m मास कम हो गया, डेल्टा m मास कम हुआ। अब जितना इसका मास कम होगा इतना इसका बढ़ेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से इस बॉडी से उस बॉडी में गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो की संख्या तो बराबर है, वो तो वेरी नहीं करेगा, तो जितने यहां से गए हैं उतना उसने लिया है। तो एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, जब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी बेटा मेरी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या हो जाती है मेरी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बेटा। ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया, एक बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो बॉडी क्या पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब कोई आपसे पूछ ले भैया कितना हुआ, कितना इसका वेट वो वेरी करेगा, तो अब मैंने मान लिया इस बॉडी का वेट dm कम हुआ है, तो इसका कितना होगा, इतना उसका इतना बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। और पूछे आपसे कि dm की वैल्यू क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, dm बराबर कितना हो जाएगा, लगा लो। आपने माना कि n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है, एक n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर 5। अभी आपने पढ़ा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर एक इलेक्ट्रॉन का पता है आपको वेट, उसको जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा एम की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप ये ऐसे बहुत, आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है इसको। तो ये होता है कि चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, कैसे होता है वो निकालने का भी तरीका आपको मैंने बता दिया है। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि चार्ज क्या है, अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है बेटा, देखिए ट्रांसफर के बाद चार्ज का नेचर जो होता है एडिटिव नेचर होता है। चार्ज इज द एडिटिव नेचर। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है, उसको पढ़ते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का एडिटिव नेचर क्या है, चार्ज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इसको समझते हैं बेटा। एडिटिव नेचर का मतलब क्या है, अब देखो मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप इसको लिख लेना। एडिटिव नेचर क्या है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी। मतलब बॉडी के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट है वो उसका एल्जेब्रिक सम होता है। इसको देखो, ये मैंने डेफिनेशन बोल दी, इसको थ्योरेटिकल में बता दिया। इसको अगर हम मैथमेटिकली समझना चाहे तो कैसे हम समझेंगे, देखिए माना मेरे पास एक बॉडी है बेटा, कोई बॉडी ए है, एक बॉडी है, इसके ऊपर माना चार्ज है, देखो माना कुलाम, अभी हमने देखा यूनिट क्या कुलाम होती है, तो 3 कुलाम चार्ज है, इस पर मान लिया 5 कुलाम चार्ज भी है, प्लस में 3 कुलाम, एक है माइनस के 2 कुलाम और एक है माइनस के 3 कुलाम। तो अब क्या होगा बेटा, आपसे पूछा जाए कि बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज क्या है, तो आप क्या निकालोगे, Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। आप इसको सबको ऐड कर देंगे, क्या दिक्कत है आपको, परेशानी है निकालने में। तो आपने, और अभी मैंने बोला था एल्जेब्रिक सम का मतलब समझना। एल्जेब्रिक का मतलब होता है कि विद साइन रखते हैं उसको, विद साइन। एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक मैंने आपको अभी बताया था एल्जेब्रिक सम का मतलब 2 टाइप से हम क्या करते हैं, सम करते हैं। एक तो वेक्टर सम होता है, एक क्या होता है हमारा एल्जेब्रिक सम होता है। जब हम वेक्टर सम करते हैं वहां पे डायरेक्शन का यूज करते हैं, और जब एल्जेब्रिक सम करते हैं विद साइन रखते हैं। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूज करोगे विद साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखोगे। तो यहां पर Q1 माने इसको मान लीजिए, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो अब होगा क्या, Q1 की वैल्यू बैठ 3 कुलाम, प्लस का 3 कुलाम रख दिया। Q2 कितना है, प्लस का 5 कुलाम है, 5 कुलाम है, ठीक है। और Q3 क्या है, माइनस का 2 कुलाम है, माइनस का 2 कुलाम है। और Q4 क्या है, माइनस का 3 कुलाम है। तो देखिए, तो अब मैंने विद साइन रखा है, इसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज। ये एल्जेब्रिक सम है, मतलब हम जब उसका सम करेंगे तो विद साइन रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। बस 3 से 3 कुलाम से 3 कुलाम कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया बेटा, तो टोटल बॉडी का चार्ज क्या हो गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा। तो ये क्या हो गया बेटा, Q = 3 कुलाम।
तो आप सीधा बोल सकते हैं एल्जेब्रिक सम। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इसका एक मतलब क्या है, चार्ज को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज द एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला क्या है हमारा, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक क्या है हमारा, मतलब अगली प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग बचपन से पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है आपने, और आपने मास कंजर्वेशन भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, एक रूप से दूसरे को बदला जा सकता है, वही मास के ऊपर वैलिड है। तो इसकी भी डेफिनेशन वो होगी, चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट ओनली ट्रांसफॉर्म वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वही इसका मान है, वही इसकी डेफिनेशन है। इसको दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं आप, लेकिन नोट डाउन कर लेना बेटा वीडियो को पॉज करके, कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये थी मेरी डेफिनेशन। अब मैं इसको मैथमेटिकली कैसे समझाऊंगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए बेटा। देखिए मेरे पास माना दो बॉडी है, मेरे पास बेटा दो बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर 50 कूलम का चार्ज है, इसके ऊपर 0 कूलम चार्ज है। मैंने इसको टच करा दिया, इनको मैंने क्या कराया, टच कराया बेटा, टच करा दो, इनको टच कराया, ये देखिए इससे बिल्कुल ये हो गया 50 कूलम और ये यहां पर है 0 कूलम। अब बाद में कितना चार्ज बचेगा उसको निकालने का क्या तरीका है, दोनों का एवरेज ले लो, एवरेज लोगे तो 50 प्लस 0/2 कितना आया बेटा 25। तो अब जब टच करके हम जो अगर बराबर कब डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी याद रखना, अगर ये दोनों बॉडी सेम मटेरियल की बनी है और सेम साइज में है तभी क्या होगा, इनका दोनों पे बराबर मात्रा में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब आफ्टर दिस कितना हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर भी 25 हो जाएगा, 25 कूलम, और इसके ऊपर भी 25 कूलम आ जाएगा। तो देखो पहले कितना था, 50 प्लस 0 50 ही था, अब भी क्या 25 प्लस 25 50, मतलब कंजर्व है, चार्ज इज कंजर्व। पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। मैंने लिया बेटा दो बॉडी, फिर से दोबारा से ली, दोनों सेम मटेरियल की है और सेम साइज में है। इसके ऊपर माना 50 कूलम का चार्ज है, इस पे -20 माइनस का 20 कूलम है, इस पर माइनस का 20 कूलम है। मैंने इसको टच कराया, इन दोनों को टच करा के फिर दूर रख दिया, इसको टच करा के इस वाली से, ठीक है बेटा, टच कराया, इसके ऊपर 50 कूलम था, इसके ऊपर 20 कूलम था। टच कराने के बाद मैंने इसको हटा दिया तो क्या होगा बेटा, देखिए अब क्या हो गया। तो अभी मैंने एवरेज लेना सिखाया था, एल्जेब्रिक सम भी सिखाया था मैंने आपको, विद साइन निकालते हैं। तो इसका एवरेज ले लो बेटा चार्ज का, तो क्या होगा 50 माइनस के 20/2 कितना हो जाएगा बेटा 30/2 इक्वल टू 15 कूलम। तो अब ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये होगा 15 कूलम, ये हो गया 15 कूलम। अब यहां भी देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 30 आएगी, पहले 30 है बाद में भी 30 है। यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं, चलो एक और तरीके से और समझ लेते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया से। देखिए मेरे पास एक बॉडी है बेटा, एक बॉडी है, इसमें मेरे पास 3 कूलम का चार्ज है, प्लस के 5 कूलम का चार्ज है और माइनस के 8 कूलम का चार्ज है, ठीक है बेटा। इस पर है मान लिया माइनस के 10 कूलम का चार्ज है, ठीक है, -10 कूलम। तो अब मैंने क्या करा, इस बॉडी को शेक कर दिया, हिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब क्या होगा बच्चा, देखिए अब आपसे पूछा जाए, ये हो गया 2 कूलम, ये हो गया प्लस का 2 कूलम, प्लस के 5 कूलम, और आपसे पूछा जाए तीसरा C चार्ज कितना है, ये तीसरा वाला कितना है, C बराबर। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मान लो इसको ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। तो क्या दिक्कत है, हमें Q1 प्लस Q2 Q3 क्या करेंगे बेटा, पहला 3 विद साइन रखेंगे, 3 प्लस 5 और ये क्या है माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, माइनस के 2 बचा, इधर कितना बचेगा बेटा, देखिए तो यहां है 2 प्लस 5 और ये आ गया, अब प्लस का दोनों प्लस का C, तो C को निकालना है बेटा हमें, C वाले को। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज जो पहले है उतना ही बाद में रहेगा, इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो क्या हो जाएगा, माइनस को 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये जो -2 आ रखा है, तो -2 बराबर बाद वाला 7 प्लस C, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो गया ना 5 2 7, इसको इधर ले आएंगे तो -2 -7 इक्वल टू -9, तो कितना आ गया, और C वाली वैल्यू कहते हैं -9 कूलम आ गई, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा हमारी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल बढ़िया से समझिए। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मैं भी डेफिनेशन बोलूंगा, नोट डाउन कर लेना तुरंत से, वीडियो को पॉज करके कर लिया करो बेटा। हाँ ठीक है बेटा, तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है बेटा, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि इसका मतलब पहले तो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा ना
फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होगा। चार्ज अवेलेबल इन अ बॉडी इज द फिक्स अमाउंट। अब इसकी डेफिनेशन को देखो, आप कैसे बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन, कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन ऑलवेज ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ अ चार्ज। क्या बोला मैंने? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ अ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ अ चार्ज भी बोल सकते हैं या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन थी बेटा। शॉर्ट में बोलेंगे कि जब चार्ज अवेलेबल ऑन अ बॉडी इज द फिक्स अमाउंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। नोट डाउन कर लेना बेटा आप इसको, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। सबसे मेन तो वही है कि मैथमेटिकली का मतलब है, इसको समझने के लिए देखिए मैंने क्या कुछ बॉडी ली अपने पास, देखिए इसके ऊपर मैंने माना चार्ज कितना है बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर माना 10 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर माना 20 इलेक्ट्रॉन और इस पर माना n इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके ऊपर कोई पूछे कितना चार्ज है तो 5 इलेक्ट्रॉन का है, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन का। कोई इस पर पूछे बेटा इस पर कितना चार्ज है, इस पर है 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसके ऊपर पूछे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन का है, इसके ऊपर पूछे कितना है 10 इलेक्ट्रॉन का है। और आपसे पूछे भैया इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन का। और इस पर पूछे तो Q बराबर Ne। तो हमने क्या देखा बेटा, जो ये चार्ज है, अब इसमें एक वर्ड आया था इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब क्या है कि चार्ज को तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ के नहीं लिखेंगे। हम ये नहीं कह सकते, इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है, हम ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी के ऊपर 2.5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम ये भी नहीं कह सकते इसके ऊपर 3/2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है, चार्ज ना तो फ्रैक्शन में होगा ना डेसिमल में होगा। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, चार्ज नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है, ना तो फ्रैक्शन में होंगे और ना ही किस में होंगे बेटा मेरे, डेसिमल में भी नहीं होंगे। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पर देखा Q बराबर Ne, और इसके लिए जो हम बेसिकली जो डेफिनेशन लिखी जाती है वो बोला जाता है किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज अवेलेबल होता है Q = ±Ne होता है। इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर ऐसे इस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, जैसे आपसे बोल देगा कि आपको कोई चार्ज की वैल्यू दे देगा और पूछेगा क्या किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है, इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैंने आपको बोल दिया क्या है, अवेलेबल इज फिक्स अमाउंट, या बोल सकते हैं टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज या फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ चार्ज, इसको बोलते हैं। हालांकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जैसे क्वार्ट्स है जिसके ऊपर क्या होता है, क्या कहता है, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, लेकिन वो हम नॉर्मली कॉमनली उसको यूज नहीं करते हैं। तो यही था बेटा, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं इस सेशन को। ये हमने प्रॉपर्टी की स्टडी कर ली है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको शुरुआत करूंगा मैटर ऑफ चार्जिंग और कूलाम्ब